बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का मतलब होता है कि आपने किसी गैस को लिक्विड बनाना है। किसी गैस को आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप गैस को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फेजेस, कि एक फेज़ दूसरे फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने, सब्लिमेशन जैसे। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये है कि गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गैस को, इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। समझ आ गई मेरी बात? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। क्लियर हो गई बात? अब याद रख लें, आपने दो बातें याद रखनी है। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो मालिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर ये गैस के मालिक्यूल हैं दूर दूर। जब आप इसको लिक्विड बनाएंगे तो ये मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। दो बातें याद रखनी है। जब आप गैस को लिक्विड बनाते हैं तो मालिक्यूल गैस के दूर दूर होते हैं। उन दूर दूर मालिक्यूल को खींच कर आपने करीब लाना है। समझ आ गई बात की? दूसरी बात आप लोगों ने पढ़ी है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्स बहुत वीक है, बहुत लिक्विड में स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू गैस। ये बातें समझने वाली हैं। गैस के मालिक्यूल्स में इंटर मालिकुलर फोर्सेस वीक हैं, लिक्विड के मालिक्यूल्स में इंटर मालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। अब आपने वीक फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। यानी गैस में वीक थी, अब आपने क्या बनानी है? स्ट्रॉन्ग। समझ आ गई बात की? दूसरा काम क्या करना है? मालिक्यूल को करीब करीब लाना है। आपने दो काम करने हैं, समझ लें। एक क्या करना है बोलो? मालिक्यूल को करीब करीब लाना है। यू हैव टू ब्रिंग द मालिक्यूल क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब करीब लाना है। दूसरा काम क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटर मालिकुलर फोर्सेस कन्वर्ट करनी है। उसके लिए वो ये बताता है, वो कहता है कि जनाब जब आप हाई प्रेशर लगाओगे तो मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। देखें, आप कोई भी गैस है, किसी भी XYZ गैस की बात करो, ये देखें ये गैस है, इसके मालिक्यूल दूर दूर हैं। इसी सिलेंडर को आपने पुश कर दिया, अब मालिक्यूल क्या आ गए? समझ आ गई बात की कि नहीं आई? जब आप किसी भी गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगाओगे तो उसके मालिक्यूल क्या आ जाएंगे? करीब करीब आ जाएंगे। समझ आ गई बात की? दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर यहाँ एक रोल प्ले करता है इंटरमालिकुलर फोर्सेस के हवाले से। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, फोर्सेस वीक होती जाएंगी। टेम्परेचर कम करते जाओगे, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। एग्जाम्पल, जैसे आप पानी से बर्फ़ बनाते हैं, आप क्या करते हैं? आप कूल करते हैं, आप टेम्परेचर कम करते हैं, तो लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात की? इसका मतलब यह है कि आपको दो काम करने हैं। आपको मालिक्यूल करीब करीब लाने हैं, आपको मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करनी है। इस पर्पस के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। याद रख लें, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। किसी भी गैस को आपको दो चीज़ें चाहिए, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर, लो, देन यू विल कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। यहां पर वो एक बात कहता है, बुक में लिखी हुई है, वो कहता है कि टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेशर। यानी आपको टेम्परेचर के ऊपर पहले फोकस करना है, टेम्परेचर के ऊपर फोकस करना है, प्रेशर की बात बाद में करेंगे। वो कह रहा है हर गैस के लिए, एवरी गैस, हर गैस के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर गैस के लिए
एक ख़ास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हासिल किए बगैर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जितना मर्जी हम प्रेशर लगा लें। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? कि कह रहा है देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देयर इज अ खास टेम्परेचर है, विदाउट अचीविंग दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हासिल किए बगैर नो गैस कैन बी लिक्विफाइड हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। जितना मर्जी हम प्रेशर लगा लें, हर गैस के लिए एक खास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हासिल किए बगैर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट, जितना मर्जी हम प्रेशर लगा लें, जितना, समझ आ गई है मेरी बात की? वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्या है? अब क्रिटिकल टेम्परेचर को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं बुक में भी। मसलन फर्ज करें आप किसी गैस का टेम्परेचर कम करते आ रहे हैं, बोलो, कम करते आ रहे हैं, एक गैस इधर लिक्विड बन गई, एक इधर लिक्विड बन गई, तवज्जो करनी है। इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है कि अगर फर्ज करें इसका इधर 40 डिग्री था, इधर 20 हो गया, एक गैस 40 पे लिक्विफाई हो रही है और एक, तो जिस टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। जिस टेम्परेचर को, मसलन फर्ज करें अगर आप यहां पे हैं, अभी 40 नहीं आया, उसने लिक्विफाई 40 पे होना है, अभी 40 नहीं आया, तो उसका मतलब वो लिक्विफाई नहीं होगी। अगर मैं यहां बात करूं तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, बुक में ऐसे ही लिखा है, वो कह रहा है ऐसा टेम्परेचर अबव विच, जिससे पीछे, अबव विच, जिससे गैस एग्जिस्ट एज गैस, जिससे अगर पीछे रहोगे तो गैस गैस रहेगी, और अगर आप इसके ऊपर आ जाएंगे तो गैस, देखिए मैंने लफ्ज लिखा है एट, अगर आप लफ्ज लिखेंगे एट तो लफ्ज आगे आएगी डेफिनेशन कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर आप लफ्ज एट की जगह लिख देते हैं अबव, क्या लिख देते हैं? तो अबव का मतलब होता है कि अभी गैस गैस है, अभी गैस लिक्विड नहीं बनी। इस टेम्परेचर को लाए बगैर तो कोई गैस लिक्विड बन ही नहीं सकती। इसलिए पहला और बुनियादी पैरामीटर आपका ये होगा कि आप किसी भी गैस को क्या करोगे, बोलो, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और हर गैस का डिफरेंट होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का नेगेटिव में भी होगा, उसको हम बाद में बात करते हैं। डेफिनेशन समझ आ गई? मैंने आपको बताया आपको दो चीज़ें चाहिए गैस को लिक्विड बनाने के लिए, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। टेम्परेचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन, मैंने आपको बताया कि हर गैस के लिए ख़ास क्रिटिकल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को लाए बगैर कोई गैस, बोलो, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के बगैर वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकती। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जब आप गैस के लिए मेंटेन करोगे तो फिर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है? द टेम्परेचर एट विच गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, दो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 31 पॉइंट, और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया जो है वो भी 132.44 है। अब समझने वाली बात क्या है ज़रा वो समझ लें, क्योंकि ये MCQs में आती हैं एक दो बातें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे अफेक्ट करते हैं? सुने ज़रा गौर से। वो गैसें जिनके मालिक्यूल्स के दरमियान ऑलरेडी इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, उनको लिक्विफाई करना आसान है। मेरी बात फॉलो कर रही हैं? जिन मालिक्यूल्स में पहले से इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हैं? इंटरमालिकुलर फोर्सेस मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनको लिक्विफाई करना आसान है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं समझ आई? जिन मालिक्यूल्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पहले से स्ट्रॉन्ग हैं, इसका मतलब उनको लिक्विफाई करना
उनमें जाहिर बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऐसी गैसों के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्या होता है? मैं आपको मिसाल यहीं से समझा देता हूँ। आप ऊपर से टेम्परेचर कम करना शुरू किया, जो पहले लिक्विड बन जाएगी, पहले कौन बनेगी? जो आसान है, जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, जो पहले बनेगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। फिर जो उसके बाद बनेगी उसका कम, जो सबसे बाद में बनेगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गई सारे बच्चों को? अब इस बात को आपने जहन में रखना है, ज़रा गौर करें, इसी बात का कंपैरिजन कर लें कि अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको लग क्या रहा है, सामने नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा है, 132 132.44 है और इधर 31 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। अमोनिया में स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ तो नॉन पोलर टाइप की फोर्सेस होंगी, तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर होगी बात? आगे चौथे चैप्टर में हमने पूरी डिटेल पढ़नी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वहाँ मजीद हमें ये बातें क्लियर होंगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो दो तरह की हैं। कितनी तरह की? मेन मतलब दो तरह के मॉलिक्यूल में डिफरेंट किस्म की पाई जाती है। आगे काफ़ी डिटेल है, उनको बाद में पढ़ेंगे। मेन यूँ समझ लें दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। क्या है? पोलर में पाई जाती हैं डाइपोल फोर्सेस, नॉन पोलर में पाई जाती हैं लंदन फोर्सेस। नॉन पोलर में लंदन फोर्सेस आगे आएगा, मैट्रिक में भी पढ़ा है। अब जो लंदन फोर्सेस का दारो मदार है, जो इन्हसार है, वो है साइज पर। किस पर? और जो डाइपोल फोर्सेस हैं उनका साइज है पोलैरिटी पर। किस पर? पोलैरिटी पर। ठीक है, मजीद डिटेल मैंने कहा पोलैरिटी का बाद में पढ़ेंगे। अब पोलैरिटी के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा पोलर हैं, जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन और वो ख़ास क्राइटेरिया है। तो यूँ समझ लें, अगर आप ये बात कहेंगे तो जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें जितनी भी फोर्सेस पाई जाती हैं वो नॉन पोलर की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं। पोलर में जो फोर्सेस हैं वो, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल को लिक्विफाई करना आसान है। मेरी बात समझ में आ गई? और जिसको आसान होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जिसको मुश्किल होता है उसका कम होता है। और उसके बाद ये जो हैं जिनका साइज पर ताल्लुक है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। वो क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है, इसलिए उनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा, कम होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। ये फैक्टर समझ आ गई? चलें जी, आगे हम बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर। अब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। क्या मेंटेन कर लिया? मतलब आपने कोई भी गैस है उसको लिक्विड बनाना है, उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर फ़र्ज़ करें 31 है, आपने मेंटेन कर लिया, उसको कूल करके 31 ले आए। अब उसके बाद आपने प्रेशर लगाना है। क्या करना है? जब प्रेशर लगाओगे तो जितना भी प्रेशर लगाओगे, जितना भी, क्या आपके पास फ़र्ज़ करें 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस, आपने उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है। अब आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाना है। क्या लगाना है? जितना प्रेशर लगाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इसको हम TC से जाहिर करते हैं और इसको हम PC से जाहिर करते हैं। मैंने क्या बताया भला क्रिटिकल प्रेशर का? बोलो। क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्योंकि पहले क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा तो फिर प्रेशर की बात होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी 1 मोल गैस के लिए जितना प्रेशर लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड at its critical temperature, at its is called critical pressure। को पल्ले पड़ी बात कि नहीं? हाँ, बोलो। मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, क्लियर होगी। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ
गैस N2 at its temperature, शाबाश, is called critical pressure. देखें, सीधी सीधी सी बात है, सादा सादा सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस गैस को आपने लिक्विड बनाना है उसका सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन कर लो। जब टेम्परेचर आ जाएगा फिर आप प्रेशर लगाओगे। जितना प्रेशर लगेगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। समझ आ गई? द प्रेशर रिक्वायर्ड, ऐसा प्रेशर जिसकी ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट 1 मोल गैस इनटू लिक्विड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ये लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके होगी बात? यहाँ तक देखें, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो 111.5 जो है वो आ गया है। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 39.6 ATM है। ये एटमॉस्फेयर में दिया गया है, एटमॉस्फेयर में। ओके हो गया पॉइंट? उसके बाद बात आ गई क्रिटिकल वॉल्यूम की। क्रिटिकल वॉल्यूम भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी बड़ी आसान सी चीज़ है, इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन किया, ऐसे ही है। उसके बाद क्या किया? फिर क्रिटिकल प्रेशर लगाया, फिर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। समझ आ गई? जब क्रिटिकल प्रेशर लगाकर लिक्विड बना लिया, उस वक़्त उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा। बोलो, वो जो वॉल्यूम होगा, जितना भी होगा, उसका वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर और जो भी गैस का वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है? आप इसको ऐसे लिखते हो, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स, बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, शाबाश, इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। कोई मुश्किल बात है तो पूछ लो, कोई बात नहीं है मुश्किल। ओके होगी बात। ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2 दिया हुआ है, क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। होगा कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होंगी, वो देख लीजिएगा। उसका हर मालिक्यूल का होगा, जिसको भी आप लिक्विड बनाएंगे उसका क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। जिसको आपने लिक्विड बनाना है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। पहले टेम्परेचर आएगा, फिर प्रेशर लगेगा, फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आ गई बात की? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो। जी, कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम जो है, अगर कन्वर्ट नहीं होगी फिर क्रिटिकल तो आएगा ही नहीं। समझ आ गई? अच्छा जी, जॉल थॉमसन इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है? क्या है? गैसों को कंप्रेस करते हैं, फिर सडनली वहाँ से खोलते हैं, वहाँ पर कूलिंग कॉज होती है, गैस ठंडी हो जाती है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। कंप्रेस्ड गैसों को सडनली एक्सपेंड किया जाए, खोला जाए। मसलन बड़ी एक सिलेंडर 5 किलो का, उसमें आप बहुत कंप्रेस करके 10 किलो गैस भर लेते हैं, उसको फिर फ़ौरन खोलते हैं, वहाँ से कोई सुराख करते हैं बड़ा सा, तो गैस फ़ौरन बाहर निकलती है। तो जब गैस बाहर निकलेगी तो वहाँ कूलिंग पैदा होगी। अब सवाल ये है, पहले तो पढ़ ली बात, ये मैंने शुरू में पढ़ा दी थी कि कूलिंग पैदा होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कूलिंग पैदा क्यों होती है? कूलिंग, जॉल थॉमसन इफेक्ट से कूलिंग कैसे कॉज होती है, वजह क्या है? अब आपने वजह डिस्कस करनी है, ज़रा तवज्जो करें।
मालिक्यूल्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, मालिक्यूल्स में मालिक्यूल जुड़े हुए हैं 7 फोर्सेस से। अब जाहिरी बात है जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने दूसरे को पकड़ा हुआ है, अब उसको उसने वहाँ से निकालना है, बाहर निकालना है, तो शी विल प्रोवाइड द एनर्जी, ही विल प्रोवाइड द एनर्जी। वहाँ पर वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो फिर वहाँ से वो निकल सकेगा। मेरी बात समझ? मसलन ये मैंने हाथों को यहाँ से ज़ोर से पकड़ा है, अगर इनको छुड़वाना है तो अल्टीमेटली यू विल रिक्वायर एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए। वो यहां पर यही बता रहा है, वो कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड स्टेट में हैं और उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। क्या है? जब उन्होंने बाहर निकलना है तो इन फोर्सेस को तोड़ कर निकलना है। इन फोर्सेस को जब उन्होंने इन फोर्सेस को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल गैस से लेते हैं। कहां से लेते हैं? अब सवाल यह है कि गैस के पास कहां से आती है? गैस के पास आपको पता है इंटरनल एनर्जी होती है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरनल एनर्जी। क्या इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। जो भी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है, जो भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी तो है ना। मॉलिक्यूल कंप्रेस हो रहे हैं, उनके पास एनर्जी तो है। इसका मतलब मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो गैस की एनर्जी है। वो क्या है? मॉलिक्यूल एक दूसरे से फोर्सेस तोड़वाकर बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लेते हैं, जो एनर्जी लेते हैं वो कहां से लेते हैं? गैस से। जब गैस से एनर्जी लेकर फोर्सेस को तोड़ने के लिए यूज हो जाएगी तो फिर गैस की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। गैस की जब गैस की अपनी एनर्जी कम होगी तो गैस कूल हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी। गैस दिस इज कॉल्ड कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट से कूलिंग कैसे पैदा होती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए इन फोर्सेस को तोड़ना है। उनको तोड़ने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी गैस से लेते हैं। वो एनर्जी जब गैस से एनर्जी लेते हैं, गैस की एनर्जी जब गैस की एनर्जी कम होगी तो गैस कूल हो जाएगी। जब गैस की एनर्जी कम होगी तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। समझ आ गई कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है उससे कूलिंग कैसे पैदा होती है? उससे यही प्रिंसिपल है जो लिंड मेथड ने अप्लाई किया है। लिंड्स भी कहते हैं, लाइंड्स भी कहते हैं, ठीक है, दोनों लफ्ज़ यूज होते हैं। लाइंड्स भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये मेथड क्या है? ज़रा सबसे पहले गौर करें, ये एक लाइंड्स चैम्बर है। चैम्बर है, बड़ा सा कंटेनर है, बॉक्स है। ये कंप्रेसर है। क्या है? कंप्रेसर क्या होता है? जो गैसों को कंप्रेस करता है, जो गैसों को, वो फ्रिजों के पीछे भी लगा होता है, ब्लैक से कलर का गोल सा ढोल की तरह का, नजर आया कभी? रेफ्रिजरेटर में, एसीओ में भी लगा होता है। ये क्या करता है? ये गैसों को कंप्रेस करता है, यानी मॉलिक्यूल को करीब करीब लाता है, प्रेशर बढ़ाता है। समझ आ गई बात की? क्या करता है? प्रेशर बढ़ाता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो है यहाँ रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, यूँ समझ लीजिए कंडेंसर है। कंडेंसर ये क्या करता है? ये जो, जब याद रख लें, एक लॉ है, यहाँ आपके सिलेबस में उसका जिक्र नहीं है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज, मसलन जब आप प्रेशर लगाएंगे गैस गर्म हो जाएगी, जब प्रेशर लगाओगे तो गैस, समझ आ गई? तो यहाँ पर वो ये बताना ही है, यहाँ पर उसने जिक्र नहीं किया, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि ये आगे ये जो पाइप है इसको कह सकते हैं आप स्पाइरल पाइप। क्या कह सकते हो? स्पाइरल पाइप, बलदार पाइप। कोई ख़ास इसमें मुश्किल बात नहीं है जो बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो। मैंने इसीलिए इसको एक ही टॉपिक में ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ समझने वाली बातें थीं। यहाँ समझने वाली बातें थी कि क्रिटिकल लो क्यों होता है और हाई क्यों होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है। जॉल थॉम्सन इफेक्ट में एक समझने वाला पॉइंट था, वो मैंने आपको समझा दिया।
आपके पास ये ग्लाइंड चैम्बर है, इसको कंप्रेसर से जोड़ा है, ये ट्यूब है और ये आगे एक ट्यूब है और उसके जरिए ये यहां पर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड लगाया और यहां पर आगे एंड पर स्पाइरल पाइप लगाया है और स्पाइरल पाइप के अंदर यहां पर जो प्रेशर है वो 100 ATM है और यहां बाहर जो है वो 1 ATM है। सही है। अब आपने देखना क्या है, आपको पता है जब एसी चलता है तो एयर, ठंडी हवा नीचे होती है, ड्राई एयर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। समझ आ गई बात की? बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना है। अब एयर यहां से, एयर आम एयर या कोई भी गैस यहां से जाएगी कंप्रेसर में। जिस गैस को लिक्विफाई करना है उसको चैम्बर में ले लिया, जिस गैस को, उसको कहां ले लिया? चैम्बर में। क्लियर? जब चैम्बर में लिया तो इधर से गैस इधर गई, कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया तो इधर से इधर चली गई। अब यहां पर है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो उसका हाई टेम्परेचर लो करेगी। उसका प्रिंसिपल वही होगा जो पहले बताया, जॉल थॉमसन इफेक्ट। अब क्या करेगी? उसका हीट जो है, जो गर्म हुई है, उसको रिमूव करेगी, उसको कूल करेगी। उसको क्या करेगी? जैसे कूल करेगी फिर आगे स्पाइरल पाइप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? स्पाइरल पाइप में भी प्रेशर 100 ATM है, हाई प्रेशर है। क्या है? और स्पाइरल पाइप में से होते हुए बाहर प्रेशर बहुत कम है, हाई प्रेशर से वो बहुत लो प्रेशर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब यहां पर जैसे ही वो कंप्रेशन से बाहर निकलेगी तो यहां पर फौरन कूल भी होगी और लिक्विड में कन्वर्ट भी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक पूछ लो। हाँ जी, समझ आ रही है मेरी बात की? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कि हमारे पास जो गैस है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गिरेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गई बात की? तो ये था कि इधर से कैसे इधर कंप्रेशन होगी, इधर हीट ऑफ कंप्रेशन रिमूव होगी। हीट ऑफ कंप्रेशन स्पाइरल पाइप में हाई प्रेशर 100 से वो 1 ATM पे गिरेगी और वहाँ पर वो कूल हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर वो एक बात बताना चाह रहा है, कहता तमाम गैसेस, मोस्ट ऑफ गैसेस इससे लिक्विफाई हो जाती हैं। दो गैसें नहीं होती, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। दो गैसें, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, इससे नहीं होती। ये नहीं है कि हीलियम होती नहीं है, हीलियम लिक्विफाइड बहुत ज़्यादा यूज़ है हीलियम का, लेकिन इस मेथड से यूज़ कन्वर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि हीलियम और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, बहुत, लिहाजा उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है। उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, आसानी से लिक्विफाई नहीं होगी। अगर नहीं होंगी तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये सादा वर्जन है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे फिर वो लिक्विफाई इसलिए नहीं होती। समझ आ गई बात की? बाकी मोस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं इससे लिक्विफाई हो जाते हैं। इसको रीड कर लें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें।